पंजाब में वो दूसरी भाषा बोलते हैं, हरियाणा में आके दूसरी भाषा बोलते हैं, तो वो लोगों को बरगलाने के अलावा कोई और काम है नहीं। प्रचार पे आधारित पार्टी है। हरियाणा में उनका कोई जनाधार नहीं है, आदमपुर में उनका कोई जनाधार नहीं है। आदमपुर उपचुनाव की बात करें तो ना तो वहाँ चौधरी वीरेंद्र सिंह अब तक दिखे, ना ही चौधरी ब्रजेंद्र सिंह देखे। बाकी जो बीजेपी के तमाम नेता है वो प्रचार के लिए आ रहे हैं, क्या वजह है इसकी? ये मीटिंग यहाँ जो की गई थी, हाँ कुछ साथियों की नाराज़गी थी, ठीक है, स्वाभाविक सी चीज़ है, होती है। इतनी बड़ी जब कवायद हो, जब चुनाव बड़ा हो, तो कुछ लोगों की हो सकता है नाराज़गी भी हो। बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ है। मुझे याद है जब आपको टिकट दिया गया तो आपके पिताजी मंत्री थे केंद्र में, उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद आपको टिकट मिला। तो उनके आगे की राजनीति आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपका दोनों का जो राजनीतिक क्षेत्र वो सेम है। इतना बड़ा संगठन है, उसमें यदि कोई आता है तो उसको ज़्यादा फ़ायदा है। तो ऐसी स्थिति में मैं इन चीज़ों को नहीं मानता कि कोई नेगोशिएशन हुई है, किसी को कुछ ऑफ़र किया गया है या प्रॉमिस किया गया है। मैं उन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानता। और बाकी राजनीति है, कल क्या होगा देखते हैं। आप कैसे देखते हो, क्या भविष्य में जेजेपी की जरूरत है बीजेपी को? हरियाणा में मेजॉरिटी नहीं मिल पाई थी, थोड़ी सी कसर रह गई थी, तो एक स्टेबल सरकार मिल सके, उस नाते गठबंधन हुआ था ये, और उसी नाते ये चल रहा है। बाकी पार्टी के नेताओं की भावना है या पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनमें क्या है, वो एक अलग विषय है। कुलदीप बिश्नोई की बात करें, कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़कर जो है बीजेपी में आए हैं, उनके बेटे भव्य बिश्नोई जो वो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रही है। कितना फायदा बीजेपी को मिलने वाला है? बीजेपी आज के दिन अपने आप में पूरी एक सशक्त पार्टी है। आज के दिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी को ज़रूरत है। आज के दिन बीजेपी में जो आता है उसको पार्टी की ज़्यादा ज़रूरत है। आपको लेकर भी कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ देखने को मिलती थी कि जब कोई हिसार की अगर हम बात करें, हिसार लोक पार्लियामेंट की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो उद्घाटन होते थे, शिलान्यास होते थे, वहाँ आपका नाम नहीं लिखा जाता था या पोस्टर लगाए जाते थे। उनको आप कैसे देखते हो? क्योंकि एक जगह गठबंधन है, दूसरी तरफ इस तरह की बातें सामने आती थी। क्योंकि सरकार की बाकायदा इंस्ट्रक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं, चाहे कोई किसी पार्टी का हो, लेकिन यदि उस इलाके में यदि कोई विकास कार्य का शिलान्यास या उद्घाटन है, वहाँ जो भी पत्थर वगैरह लगेगा या जो तख्ती लगेगी, उसके ऊपर वहाँ के विधायक का और सांसद का नाम होना आवश्यक है। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र ने। बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा में हमारे साथ हिसार लोकसभा से सांसद और पूर्व में रहे आईएएस अधिकारी चौधरी ब्रजेंद्र सिंह जी। ब्रजेंद्र सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। ब्रजेंद्र जी, जैसा कि आदमपुर में उपचुनाव हो रहा है, लगातार चल रहा है, आपके नेता वहां प्रचार करने जा रहे हैं, अचानक जो है कहीं न कहीं आज यहाँ आपके निवास स्थान पर बैठक बुलाई गई, क्या कुछ इसके मायने समझे जाए? नहीं जी, मायने कुछ नहीं। हमारे जो जितने साथी हैं उनके साथ आज एक मीटिंग की गई थी, और उस मीटिंग का ध्येय जो था वो यही था कि आने वाली 3 तारीख का जो चुनाव है उसमें सभी को ज़ोर शोर के साथ जुड़ना है और सुनिश्चित करना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं भव्य बिश्नोई, उनको बहुत भारी मतों से यहाँ जीत मिले। यही ये मीटिंग आज बुलाई गई थी। ब्रजेंद्र जी, आप कह रहे हो कि कहीं न कहीं मीटिंग कार्यकर्ताओं के लिए बुलाई गई, लेकिन कहीं न कहीं हमें सूचना मिली कि आपके जो वर्कर हैं, यानी कि जो चौधरी ब्रजेंद्र सिंह के साथ जुड़े हैं या फिर आपके पिताजी के साथ जुड़े हैं लंबे समय से, वो लोग कहीं न कहीं नाराज़ थे, चाहे पोस्टर की बात करें। और वहीं कहीं न कहीं जब ठीक इसी समय जो हिसार का आपका बीजेपी ऑफिस है, वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके जो यहाँ के जिलाध्यक्ष है वो छोड़कर उनको अचानक यहाँ आना पड़ा। नहीं, अचानक की बात नहीं है। उनको हमने कल ही सूचना कर दी थी कि ऐसे ऐसे कल हमने अपने साथियों की मीटिंग बुला रखी है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो उनको बाकायदा हमने आमंत्रित किया हुआ था और वो इसी नाते आए थे। कृष्णलाल पवार जी यहाँ के सह प्रभारी हैं, हमारे बहुत सीनियर नेता हैं और सांसद हैं राज्यसभा के, तो वो भी आए थे। और जो आपने बात कही कि ये मीटिंग यहाँ जो की गई थी, हाँ कुछ साथियों की नाराज़गी थी, ठीक है, स्वाभाविक सी चीज़ है, होती है। इतनी बड़ी जब कवायद हो, जब चुनाव बड़ा हो, तो कुछ लोगों की हो सकता है नाराज़गी भी हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है जो लोग मन से लगा के बैठे हों, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि ब्रजेंद्र जी, आपका जो लोकसभा क्षेत्र वो भी हिसार है और जो भी हाल ही में चुनाव लड़ रहे हैं वो आपके सामने चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि दुष्यंत चौटाला भी आपके सामने चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि उनको दोनों को हार का सामना करना पड़ा। वहीं कहीं ना कहीं अगर हम आदमपुर उपचुनाव की बात करें तो ना तो वहां चौधरी वीरेंद्र सिंह अब तक दिखे, ना ही चौधरी ब्रजेंद्र सिंह देखे। बाकी जो बीजेपी के तमाम नेता है वो प्रचार के लिए आ रहे हैं, क्या वजह है इसकी? नहीं, मेरा देखिए पिछला हफ्ता जो है लगातार मैं संसदीय समितियों का सदस्य हूँ और हमारी उन सब की मीटिंग्स थी पिछले हफ्ते में, और प्रधानमंत्री जी के बड़े स्पष्ट निर्देश हैं कि जो आप एमपीज़ बने हुए हो, जो सबसे पहला दायित्व है वो एमपी होने के नाते है, तो
उससे फारिग होके अब मैं यहाँ आया हूँ और परसों दोबारा यहाँ आ रहे हैं और उसके बाद 1 तारीख की शाम तक निरंतर प्रचार करेंगे यहाँ पे। वही ब्रजेंद्र जी, हम बात करें आदमपुर की, क्योंकि आप हिसार से सांसद और आदमपुर जो क्षेत्र है, आदमपुर विधानसभा जो आपके लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहीं कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि 26-27 साल का वनवास जो है वो आदमपुर की जनता काट रही, कहीं ना कहीं आदमपुर की जनता सूखा कहीं ना कहीं वो सहन कर रही है। वही अगर हम बात करें, आप भी लगातार यहाँ से सांसद है, तो क्या कुछ विकास कार्य जो आपने करवाए हो? नहीं, विकास कार्य तो देखिए जी, प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत हो रहे हैं। आदमपुर के अपने मुद्दे हैं, खासतौर पे पानी की समस्या का है, तो उसके ऊपर भी बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है। पैसा भी अलॉट हो चुका है। आने वाले 6 महीने, साल, 1.5 साल में उसका आपको नतीजा भी दिखना शुरू हो जाएगा। बाकी ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि आदमपुर ने बहुत सत्ता देखी है बहुत साल तक। तो उस नाते यदि आप देखें तो हाँ, हो सकता है कि लोगों को ये लगता हो कि पिछले करीब 2 दशक से जिस प्रकार की सत्ता यहाँ लोगों ने देखी थी, वो शायद उनको देखने को नहीं मिला। आपने कहा कि क्योंकि आप चौधरी भजनलाल परिवार की बात करें, क्योंकि वहाँ लगातार मुख्यमंत्री रहे, 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन हाल ही में आदमपुर की बात करें, वहाँ की स्थिति बहुत ही खराब है। आप जाएंगे तो आपको ही पता लगेगा, और लगातार आप जाते भी रहते होंगे लोगों से मिलने, क्योंकि सड़कों की बात करें, पीने के पानी की बात करें, स्कूलों की बात करें, तमाम की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहद खराब है। उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? नहीं, वो उसका एक कारण था जी, जो ये करीब 1.5-2 साल जो कोरोना में जो खराब हुआ है, उसमें ये सच्चाई है। और ये सिर्फ आदमपुर की बात नहीं है, ये करीब करीब हर जगह की एक सच्चाई है कि सरकारी जो काम हैं वो उनकी गति काफ़ी हद तक गई है। और जब इतने बड़े लॉकडाउन लगें तो अर्थव्यवस्था जो है वो भी थम सी जाती है। और जो एक पूरा जो पैसे का जो टैक्स के माध्यम से जो आना होता है, उस पे भी अंकुश एक बार लगता है, जिस वजह से फिर जो विकास के कार्य हैं उनमें बाधा आती है। लेकिन अब वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, अर्थव्यवस्था पटड़ी पे है। जीएसटी का आप आंकड़ा देखते ही होंगे, करीब 1.5 लाख करोड़ महीने की कलेक्शन अब देश में होने लग रही है। और अब विकास कार्यों ने दोबारा गति पकड़ ली है। और ये जो चाहे सड़कों की हालत हो या और पानी की समस्याएं हो या गांव से जुड़ी समस्याएं हैं, तो उस पे अब जो काम होंगे अगले आने वाले समय में आप देखेंगे, उसमें बहुत बेहतरी होगी और बहुत तेज़ी से होंगे। ब्रजेंद्र जी, कुलदीप बिश्नोई की बात करें, कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़कर जो है बीजेपी में आए हैं, उनके बेटे भव्य बिश्नोई जो वो बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ रही हैं, कितना फायदा बीजेपी को मिलने वाला है? देखिए, फ़ायदा तो कुलदीप बिश्नोई जी बहुत एक सीनियर लीडर हैं। वो कई बार एमएलए रह चुके, कई बार एमपी रह चुके, और एक उनकी पारिवारिक विरासत है बहुत पुरानी। तो निसंदेह पार्टी को तो उसका लाभ होगा। जब इतना बड़ा नेता कोई किसी पार्टी को ज्वाइन करता है, तो वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, पूरा एक उनका सेटअप होता है जो साथ आता है पार्टी में। तो बिल्कुल उसका फ़ायदा पार्टी को होगा। क्योंकि यही बयान, अगर आपके पिताजी के बयान की बात करें, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई अगर बीजेपी में आते हैं तो ना बीजेपी को फायदा होगा ना नुकसान होगा। वो उस सूरत से कि बीजेपी आज के दिन अपने आप में पूरी एक सशक्त पार्टी है। आज के दिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी को ज़रूरत है। आज के दिन बीजेपी में जो आता है उसको पार्टी की ज़्यादा ज़रूरत है। तो उस नाते हाँ, मतलब अब तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है भारतीय जनता पार्टी। और जो बल आदमी को मिलता है वो संगठन से ज़्यादा मिलता है। लेकिन हाँ, हर आदमी का एक अपना रुतबा भी होता है, अपनी एक जगह होती है। तो उस नाते हर व्यक्ति पार्टी को अपना योगदान भी देता है। वहीं ब्रजेंद्र जी, अगर कुलदीप बिश्नोई की बात करें या फिर भजनलाल परिवार की बात करें, कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा दिया, वो अपने बेटे को चुनाव लड़ा रहे हैं, और इस तरह की चर्चाएं हैं कि कुलदीप बिश्नोई का ये माना जा रहा है, उनके जो समर्थक कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई आने वाले समय में जो है हिसार लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे। वहीं अगर आपकी बात करें, क्योंकि आप बीजेपी पार्टी में है, और बीजेपी का कहना है कि बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ है। मुझे याद है जब आपको टिकट दिया गया तो आपके पिताजी मंत्री थे केंद्र में, उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद आपको टिकट मिला। तो उनके आगे की राजनीति आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपका दोनों का जो राजनीतिक क्षेत्र वो सेम है? नहीं, देखिए, वो अपनी राजनीति किस तरह से करते हैं वो उनका काम है। मेरे को उससे ना तो कोई इत्तेफाक है, ना मुझे उसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत है। मेरा अपना एक स्थान है पार्टी के अंदर, उस नाते। और दूसरा ये कि मेरे अंदर किसी प्रकार की असुरक्षा की भावना नहीं है। कौन कैसे आता है वो उनका काम है, वो जाने। हाँ, मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि भाजपा जो है आज के दिन वो ऐसी स्थिति में है
कि उससे कोई नेगोशिएट करके पार्टी में नहीं आ सकता। जो मैंने कहा कि इतना बड़ा संगठन है, उसमें यदि कोई आता है तो उसको ज़्यादा फायदा है। तो ऐसी स्थिति में मैं इन चीज़ों को नहीं मानता कि कोई नेगोशिएशन हुई है, किसी को कुछ ऑफ़र किया गया है या प्रॉमिस किया गया है, मैं उन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानता। और बाकी राजनीति है, कल क्या होगा देखते हैं। वहीं ब्रजेंद्र जी हरियाणा की बात करें, हरियाणा में सरकार को कहने के 8 साल हो चुके हैं। वहीं अगर गठबंधन की बात करें तो 3 साल गठबंधन सरकार को हो चुके हैं। लेकिन हाल ही में जो गठबंधन के लोग हैं, यानी कि मैं जेजेपी की बात कर रहा हूँ, वो लोग कहीं भी अभी तक आदमपुर चुनाव में नहीं दिखे। क्या कुछ वजह इसकी आप मानते हैं? देखिए, वैसे तो मैं उनके लिए जवाब नहीं दे सकता, हालांकि उनके बयान तो निरंतर आ रहे हैं कि वो पूर्ण रूप से गठबंधन में हैं और गठबंधन का जो धर्म है उसको निभाएंगे। कल भी बयान आया है। वो सब धरातल पे नहीं दिख रहे। धरातल पे जैसे मैंने कहा कि भाजपा अपने आप में अब बहुत मजबूत है, और ये तो इलाका ऐसा है जहाँ पे जो भजनलाल परिवार है उनकी अपनी बहुत पकड़ है, तो उनकी पकड़ और भाजपा मिलके अपने आप में बहुत सशक्त है। हाँ, लेकिन जेजेपी मुझे लगता है अब आने वाले 3-4 दिन में ज़रूर वो भी प्रचार में उतरेंगे और बल मिलेगा भव्य बिश्नोई के प्रचार को। जैसे आपने कहा कि बीजेपी मजबूत पार्टी, वहीं आपके पिताजी के बयान की बात करें, मुझे याद है चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा था कि बीजेपी को किसी आगे गठबंधन की आवश्यकता नहीं है और जेजेपी को आगे जो है हम गठबंधन में चला रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। आप कैसे देखते हो, क्या भविष्य में जेजेपी की जरूरत है बीजेपी को? देखिए, चाहे हम भूतकाल की बात करें या भविष्य की बात करें, बीजेपी राष्ट्रीय दल जो इस स्तर पे पहुंच जाए, उसे आम तौर पे कोई किसी गठबंधन की लंबी चौड़ी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन क्योंकि हरियाणा में मेजॉरिटी नहीं मिल पाई थी, थोड़ी सी कसर रह गई थी, तो एक स्टेबल सरकार मिल सके, उस नाते गठबंधन हुआ था ये, और उसी नाते ये चल रहा है। बाकी पार्टी के नेताओं की भावना है या पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनमें क्या है, वो एक अलग विषय है। क्योंकि मैं बात करूँ आपके उचाणा की, आपकी माता वहाँ से विधायक थी, हालांकि अभी हाल ही में दुष्यंत चौटाला वहाँ से विधायक है, जो सरकार में उप मुख्यमंत्री भी है। आपको लेकर भी कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ देखने को मिलती थी कि जब कोई हिसार की अगर हम बात करें, हिसार लोक पार्लियामेंट की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो उद्घाटन होते थे, शिलान्यास होते थे, वहाँ आपका नाम नहीं लिखा जाता था या पोस्टर लगाए जाते थे। उनको आप कैसे देखते हो, क्योंकि एक जगह गठबंधन है, दूसरी तरफ इस तरह की बातें सामने आती थी? देखिए, इस तरह की जो ओछी चीज़ें हैं ना, कई बार ये जो अधिकारी हैं ये अपने स्तर पे भी करते हैं। ये जो इनका इमीडिएट बॉस होता है हाँ, वो तो मैंने शुरू में जब ऐसा हुआ था तो मैंने ज़रूर समय चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा था, क्योंकि सरकार की बाकायदा इंस्ट्रक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं, चाहे कोई किसी पार्टी का हो, लेकिन यदि उस इलाके में यदि कोई विकास कार्य का शिलान्यास या उद्घाटन है, वहाँ जो भी पत्थर वगैरह लगेगा या जो तख्ती लगेगी, उसके ऊपर वहाँ के विधायक का और सांसद का नाम होना आवश्यक है। तो इस तरह की बातें थी, लेकिन ये छोटी बातें हैं, मैं इनमें कोई ज़्यादा इनको तूल नहीं देता। लेकिन हाँ, शुरू में मैंने ज़रूर सीएस चीफ सेक्रेटरी को लिखा था और उसके बाद इसकी पालना भी हुई थी। वही ब्रजेंद्र जी, आदमपुर की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी वहाँ चुनाव लड़ रही है, और जो भगवत मान है पंजाब के मुख्यमंत्री, वो भी लगातार उनके प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करने आ रहे हैं। उनका कहीं ना कहीं दावा है कि जो आदमपुर में है, आदमपुर में आम आदमी पार्टी जो है वो जीत कर आएगी, और कहीं ना कहीं हरियाणा में बदलाव की शुरुआत आदमपुर से होने जा रही है। उनके दावों को आप कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी के वादे और आम आदमी पार्टी के दावे दोनों बड़ी अजीबोगरीब सी होती हैं। चाहे भगवंत मान हो या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल हो, उनसे तो सिर्फ एक ही सवाल हरियाणा में पूछ लो, वही बतेरा है, अगर उसका वो सीधा जवाब दे सकें तो, कि एसवाईएल के ऊपर आपका स्टैंड क्या है। पंजाब में वो दूसरी भाषा बोलते हैं, हरियाणा में आके दूसरी भाषा बोलते हैं, तो वो लोगों को बरगलाने के अलावा कोई और काम है नहीं। प्रचार पे आधारित पार्टी है। हरियाणा में उनका कोई जनाधार नहीं है, आदमपुर में उनका कोई जनाधार नहीं है, और 6 तारीख को जो परिणाम आएंगे, जो गत आम आदमी पार्टी की बनने वाली है, वो आपके सामने होगी। मैं आज आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 1 या 2% वोट आम आदमी पार्टी का आएगा, इससे ज़्यादा उनका वोट नहीं आएगा।
विजेंद्र जी, आपने एसवाईएल का जिक्र किया, मैंने भी उनके सांसद से ये सवाल किया था कि हरियाणा को एसवाईएल के पानी की जरूरत और पंजाब में आपकी सरकार है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये जवाब दिया था कि अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है और हरियाणा में एसवाईएल का पानी लाना ये बीजेपी का फर्ज है। अगर केंद्र में हमारी सरकार आती है तो हम एसवाईएल का पानी लेकर आएंगे। उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, उनके बयान और कई बयान तो हास्यास्पद होते हैं उनके। एसवाईएल पंजाब से आनी है, पंजाब में उसकी खुदाई भी शुरू हो चुकी थी और वो फिर कई साल तक बंद रही, और उसके बाद पिछली एक पंजाब की सरकार ने वो पूरा एग्रीमेंट जो था, कैप्टन अमरिंदर की सरकार थी, उन्होंने उसको निरस्त कर दिया था। तो जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, केंद्र सरकार का सवाल है या हरियाणा सरकार का सवाल है, यहाँ तो कोई संशय है ही नहीं। हरियाणा का हक जो है एसवाईएल के ऊपर वो हर स्तर पे मान लिया गया है, लेकिन क्योंकि एक राजनीतिक मुद्दा है और लोग जुड़े हुए हैं, तो उसको पंजाब में भुनाने के लिए हर व्यक्ति जो वहाँ पे है वो उस पर वो राजनीति करता है और वह एसवाईएल का काम पूरा नहीं होने देते। तो उनका ये कहना कि हमारी जब केंद्र में सरकार आ जाएगी हम ये, केंद्र में सरकार की तो ज़रूरत ही नहीं, केंद्र में सरकार तो ऑलरेडी स्टैंड क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश बिल्कुल क्लियर कट किए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को यह कहा है कि आप इन दोनों प्रदेशों की इनको बैठा के और इसका समाधान करवा लीजिए। ऑर्डर उन्होंने दिया हुआ है, हरियाणा का जो हक है उसको पूर्ण रूप से माना हुआ है। तो ये तो एक हास्यास्पद बयान है, इस पर इससे ज़्यादा कोई कहने का फ़ायदा नहीं। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हिसार से लोकसभा सांसद चौधरी बृजेंद्र सिंह। बता दें कि 2019 में जो है चौधरी बृजेंद्र सिंह ने जो अभी हाल ही में आदमपुर में जो उम्मीदवार हैं भव्य बिश्नोई, उनको और दुष्यंत चौटाला को हराकर ये जो है लोकसभा हिसार से सांसद बने। और कहीं ना कहीं इन्होंने कहा कि जो इनके वर्कर हैं, जो इनके कहीं ना कहीं जो वीरेंद्र सिंह के साथ जुड़े या इनके पिताजी चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ जुड़े, कहीं ना कहीं इनके वर्कर में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाराजगी थी और उसको लेकर आज हिसार में बैठक हुई थी। और उनका कहना है कि आगामी जो 3 तारीख को जो मतदान होना है उसमें जो आदमपुर में गठबंधन के उम्मीदवार हैं भव्य बिश्नोई, उनकी हर हाल में जीत होगी। हालांकि देखने वाला समय होगा और ये आदमपुर के नतीजे बताएंगे कि आखिर आदमपुर की जनता किसको अपना विधायक चुनकर जो है वो चंडीगढ़ भेजने का काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट चरण सिंह के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।